Hello everyone, I am Mr. Batul, and in our previous session we have covered the theories of corporate governance, and in our today's session we will learn about the legislative and regulatory framework of corporate governance. So what is the legislative and regulatory framework? First of all, we have to understand the meaning of legislative and regulatory framework. Let's have an example कि अगर किसी भी कंट्री में कोई भी रूल फॉलो कराना हो तो उसके लिए लॉ का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना लॉ के वहाँ की जो पीपल है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वो लॉ फॉलो नहीं कर पाती। फॉर एग्जांपल अगर हम कोविड की बात करें, सो कोविड-19 जो है इतनी इफेक्टिवली स्प्रेड हुआ है, अगर इस पे गवर्नमेंट लॉकडाउन ना लगाती, लॉकडाउन में रूल्स एंड रेगुलेशन ना लगाती और ये लॉ ना बनाती कि पब्लिक को होम क्वारंटाइन होना है, सो क्या पब्लिक अपने आप से क्वारंटाइन होती? कभी भी नहीं होती। सो अगर पब्लिक स्टार्टिंग से ही ये देख लेती कि हाँ कोविड अदर कंट्रीज़ में इतना स्प्रेड हो रहा है, इतना इफेक्टिवली स्प्रेड हो रहा है, सो हमें अपनी खुद को रिजर्व रखना है, खुद को क्वारंटाइन करना है। अगर अपने आप से ही हम ये स्टेप उठाते, हम इसके बारे में अवेयर होते, तो गवर्नमेंट को इसके लिए रूल्स ना बनाने पड़ते और उन रूल्स को एज ए लॉ हमें फॉलो ना कराना पड़ता। सो कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप मास्क ले लीजिए। मास्क को एक तरह से अगर लीगली वैल्यूज ना मिलती तो क्या कोई मास्क अप्लाई करता? कोई भी मास्क अप्लाई ना करता, जबकि वो हमारी पर्सनल सेफ्टी के लिए है। बट गवर्नमेंट को वो रूल बनाने पड़े क्योंकि अगर उसे अपनी कंट्री की पॉपुलेशन को सिक्योर रखना है, सेफ रखना है, तो उसको उनके बेनिफिट के लिए लॉ बनाने पड़ते हैं और जिनको फॉलो करना कंपलसरी हो जाता है वहाँ की पब्लिक के लिए। सो इसी तरह से किसी भी रूल्स को फॉलो कराने के लिए गवर्नमेंट जो भी रूल बनाती है उनको लॉ की ज़रिए ही अप्लाई कराया जाता है, क्योंकि अगर उनको लॉ की रूप में ना देखा जाए, लॉ की तरह से ना उनको वैल्यूज़ ना मिले, तो उनको पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर पाती, यानी वो अपनी मर्जी का काम करने में ज़्यादा पसंद करते हैं, अपनी मर्जी का काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसी तरह से लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में आपको बता ही दिया गया था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसी भी कॉर्पोरेट को गवर्न करना, जिसमें अच्छे मैनेजमेंट इफेक्टिव हो, अच्छे से रूल्स फॉलो हो, स्मूथली बिजनेस का जो वर्क है वो रन हो। सो वो किस तरह से होगा? जब वो अच्छे से गवर्न होगा, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली स्प्रेड होंगे और फॉलो भी होंगे। सो अब हम यहाँ देख लेते हैं कि लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है और ये क्यों आया। द इंडियन स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क हैज बाय एंड large been in consonance with the international best practices of corporate governance. Broadly speaking, the corporate governance mechanism for companies in India is enumerated in the following enactment, regulations, guidelines, लिस्टिंग एग्रीमेंट्स। तो क्या हुआ कि जो इंडियन स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क लाया गया और मतलब उसमें क्या क्या जो लॉज थे वो बनाए गए, क्या क्या कौन कौन से रूल्स थे जिन्हें कंपनी में फॉलो कराया गया, किसी भी कॉर्पोरेट को गवर्न करने के लिए कौन कौन सी इनेक्टमेंट लाए गए, क्या क्या रेगुलेशंस लाए गए, क्या क्या गाइडलाइंस आई, क्या क्या लिस्टिंग एग्रीमेंट्स बनाए गए। सो इनमें सबसे पहले जो अगर हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तौर पर देखें एज ए इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सबसे पहले कंपनीज एक्ट 2013 आया, विच वी हैव कवर्ड इन आवर प्रीवियस चैप्टर्स। कंपनीज एक्ट 2013 हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में कवर किया था। उसमें टाइप्स ऑफ कंपनीज, काइंड ऑफ कंपनीज भी आई थी, कितनी तरह की कंपनीज होती है, क्या क्या उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो यहाँ भी जो फर्स्ट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क आया कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, तो वो कंपनीज एक्ट 2013 के रूप में, यानी कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसे लॉज बनाए गए जिसमें लिस्टेड हूँ, नॉन लिस्टेड हूँ, लिमिटेड बाय शेयर्स हूँ, अनलिमिटेड बाय अनलिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी हो, सभी के लिए एक्ट बना दिए गए और वो सभी कंपनीज पर अप्लाई हुए, चाहे वो 2013 से पहले या 1956 में जो भी कंपनीज एक्ट था उसके अंडर जो भी कंपनी रजिस्टर्ड थी उनमें वो कंपनी फॉर्म हुई हो या रजिस्टर्ड हुई हो, या वो कंपनी एक्ट 2013 में
फॉर्म हुई हो और रजिस्टर्ड हुई हो, और उससे आगे भी जितनी भी कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई और फॉर्म हुई उनको रजिस्टर्ड कराया गया, उन सभी को ये कॉर्पोरेट लॉ फॉलो करना इम्पॉर्टेंट हो गया, नेसेसरी हो गया। सो इनमें देखिए, द कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, board meeting, board processes, independent directors, general meeting, audit committees, related parties, transactions, disclosures, requirement in financial statements, etc. यानी इसमें कंपनीज एक्ट 2013 में जो भी प्रोविजन लाए गए वो किस किस से रिलेटेड थे, जो कि प्रीवियसली इसमें बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, मीटिंग्स, प्रोसेस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हों, जनरल मीटिंग, ऑडिट कमेटीज किस तरह की होंगी, रिलेटेड पार्टी टू ट्रांजेक्शन और डिस्क्लोजर और रिक्वायरमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी एक्सेट्रा जो भी रूल होंगे वो इसके अंदर वो सब प्रोविजन रखे गए। नेक्स्ट आता है हमारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी गाइडलाइंस। या सेबी की गाइडलाइंस में क्या है, सेबी इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर लिस्टेड कंपनीज एंड विच इश्यूज रेगुलेशन rules and guidelines to companies to ensure protection of investors। तो सेबी क्या है, सेबी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसमें जुरिस्डिक्शन है किसके लिए, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनको क्या इशू करना है, क्या उसके रेगुलेशंस होंगे, क्या उसकी गाइडलाइंस होंगी उस कंपनी के लिए, क्या मतलब इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या प्रोविजन होंगे, वो सभी गाइडलाइंस सेबी ने यहाँ पर रेगुलेट की। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंडर्ड लिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फॉर कंपनीज दोज शेयर्स आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। आप सभी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानते होंगे, बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी है। सो अगर आप नहीं भी जानते तो आप स्टॉक एक्सचेंज का वेब पेज खोलिए, आपको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जो भी कंपनीज अपने शेयर लिस्टेड करती हैं उनके बारे में प्रोविजन जो थे उसके प्रोविजन बने, जिसको कि स्टॉक लिस्टिंग एग्रीमेंट, क्या क्या एग्रीमेंट होंगे ये सभी उसमें प्रोविजन बनाया गया। नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट ICAI। ICAI is an autonomous body which issues accounting standard provision guidelines for disclosures of financial information। किसी भी कंपनी की जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड गाइडलाइन, अकाउंटिंग से रिलेटेड गाइडलाइन और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड गाइडलाइंस जो हैं वो कौन वो प्रोविजन बनाता है ICAI, विच इज कॉल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो कि ये प्रोविजन बनाता है कि जो भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट हैं वो फेयर हों और एक तरह से क्लियर हो, उसमें कोई भी डाउट ना हो, बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो क्लियर स्टेटमेंट के तौर पर हो। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। अब जो इन शॉर्ट ICSI ने क्या इशू किया, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड किसी भी कंपनी का। ICSI इज एन ऑटोनोमस बॉडी विच इशूज सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड इन द टर्म ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द न्यू कंपनीज एक्ट। जो भी हमारा न्यू कंपनीज एक्ट आया उसमें जो भी सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड टर्म्स थी उन सभी का प्रोविजन किसने दिया, उस सभी के प्रोविजन को रेगुलेट किया ICSI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। अब हम ये देखते हैं लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो सेक्टर्स आते हैं उनको कौन कौन रेगुलेट करता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जो रेगुलेट करते हैं और उनको प्रोविजन किसके लॉ उस पर फॉलो होता है। सबसे पहले देखिए जो हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आया कॉर्पोरेट गवर्नेंस में वो आता है हमारा कंपनीज एक्ट 2013 से, जिसके अंडर ऑल कंपनीज फॉर्म, देखिए लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फर्स्ट आता है ऑल कंपनीज फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट। जितनी भी कंपनीज एक्ट के अंडर फॉर्म हुई सो उनमें कौन सा एक्ट लगता है, कौन सा एक्ट फॉलो करती हैं वो कंपनीज एक्ट 2013, चाहे वो कंपनीज एक्ट 1956 में फॉर्म हुई हो, चाहे वो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर हुई हो, वो सभी इस एक्ट को फॉलो करेंगी। नेक्स्ट आता है हमारा लिस्टेड एंटिटीज। जितनी भी लिस्टेड एंटिटीज हैं उनके ऊपर
कौन किसका रूल लगेगा, कौन सा लॉ फॉलो होगा, सेबी LODR रेगुलेशन 2015, यानी सेबी LODR हमारा हो जाता है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेटरी ऑफ गवर्नमेंट। सो इसकी जो भी लॉ है वो सभी लिस्टेड एंटिटीज को फॉलो करने होंगे। उसके बाद हमारी आती है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जितनी भी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। यस, यहाँ देखिए जो लिस्टेड एंटिटीज है, लिस्टेड एंटिटीज में वो एंटिटीज कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स को तो फॉलो करेंगी ही करेंगी, इसके साथ साथ वो सेबी LODR रेगुलेशंस को भी फॉलो करेंगी। नेक्स्ट हमारा आता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो बैंकिंग है, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको कौन कंट्रोल करता है, किसके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, किसका लॉ वहाँ पर चलता है, वहाँ चलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अपने रूल्स और नोटिस सर्कुलर करती है, और कुछ स्पेशल एक्ट्स भी होते हैं जो कि सभी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फॉलो करने होते हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारा सेक्टर आता है इंश्योरेंस कंपनीज। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको कौन रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट मीन्स IRDA। यहाँ पर हमारा इंश्योरेंस कंपनीज में हमारा जो लॉ चलता है वो चलता है IRDA का। तो IRDA के जो भी लॉज बनेंगे वो सभी इंश्योरेंस कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। विच इज द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस? यस, वी कैन से गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस ऑल्सो। जो कि गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस होते हैं तो उनको हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? हम कंपनीज एक्ट 2013 में प्रीवियसली अपने प्रीवियस सेक्शन में रीड कर चुके हैं। सो यहाँ पर जो भी रूल फॉलो होंगे हमारे लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, यहाँ पर हमारे होंगे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस गाइडलाइन। जो भी देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस जो है वो भी अपनी एक गाइडलाइन बनाता है, अपने रूल्स बनाते हैं जो कि सभी पब्लिक सेक्टर्स और पब्लिक एंटरप्राइजेस को फॉलो करने पड़ते हैं। सो इट इज द डायग्राम ऑफ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इस डायग्राम से आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि कितने सेक्टर्स होते हैं और उन सेक्टर्स को कौन कौन से लॉ पर अप्लाई होते हैं। सो दैट्स इट, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।